ओके, नाउ आई एम अज्यूमिंग कि हम स्टार्ट कर सकते हैं। सब चीज़ें हमारी रेडी हैं। लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। चलें जी, बिस्मिल्लाह। सो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे पहले तो डिस्कस कर लें। पेपर कौन सा है हमारा आज का? CAIE ओ लेवल। आज हम ओ लेवल ही कर रहे हैं। फिजिक्स P1 1 मई जून 2024। 1 आवर 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स। ईच क्वेश्चन स्कोर्स 1 मार्क। एंड दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। बताओ भाई, क्या आंसर होगा? पोल बनाया मैंने आप लोगों के लिए। पोल पे आंसर दो। मेजरिंग सिलेंडर कंटेन्स water is placed on a top pen balance, an object is placed into the measuring cylinder. वाटर का लेवल भी राइज करते हैं मेजरिंग सिलेंडर पे। जो रीडिंग है मास की वो भी चेंज होती है। एंड देन यू आर नॉट आस्क्ड, आई मीन दे कुड हैव आस्क्ड कि यार डेंसिटी क्या है ऑब्जेक्ट की, लेकिन उन्होंने सीधा सीधा बस आपसे मास और वॉल्यूम ही पूछा है ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट का मास कितना होगा? जो डिफरेंस इन मास आ रहा है 20 और 54 का जो डिफरेंस है वो 34 है। सो 34 शुड बी द मास। और इसी तरह जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम का डिफरेंस होता है यहाँ पे, सिंपली बिकॉज एज यू इंसर्ट द ऑब्जेक्ट इनटू द वाटर तो फिर वाटर लेवल उतना ही राइज करता है उसके वॉल्यूम के बराबर। अब अगर आप शुरू में वॉल्यूम रीड करें यहाँ से केयरफुली, तो जो लेफ्ट साइड पे मेजरिंग सिलेंडर है उस पर वाटर जो है वो आई थिंक क्लियरली, आई मीन वी कैन रीड इट एज 7 मे बी 7.5। ठीक है, एंड 7.5 ही रीड करेंगे तो बेस्ट रहेगा। 10 और 5 के एग्जैक्ट बीच में, जबकि दूसरा वाला जो है वो 20 और 15 के एग्जैक्ट बीच में, तो 17.5। तो इन दोनों का डिफरेंस एग्जैक्टली 10 है। सो 10 शुड बी योर वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम 10 है और मास 34 है तो आंसर सी होना चाहिए, जो कि 1 का है। ठीक है, किसी ने ए आंसर दिया हुआ है। नॉट श्योर कि ये कैसे आया। इसको ज़रा गौर से देखो। जो ये ऑब्जेक्ट इसके अंदर रखा हुआ है ना इन्होंने, ये जो रॉक सी डाली है अंदर, इसका मास और वॉल्यूम पूछा है इन्होंने। ठीक है, सो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। चलो दूसरा क्वेश्चन पे मैं आपका पोल बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो पूछ रहे हैं वेक्टर कौन सा है। सो ऑब्वियसली दिस इज़ अ स्केलर, दिस इज़ अ वेक्टर, दिस इज़ अ स्केलर, दिस इज़ अ स्केलर। सो ऑब्वियसली वेक्टर वो चीज़ होती है जिसकी डायरेक्शन होती है, फोर्स की डायरेक्शन होती है। सो दैट्स क्वेश्चन नंबर 2, इजी। चलो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मैं आपका पोल बनाता हूँ और फिर आप मुझे बताओ कि क्या जवाब। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर इट, बट आंसर काफ़ी लोगों का डिफरेंट है। 2 लोगों ने ए बोला है, एक ने बी बोला है, 2 लोगों ने सी बोला है। सो हो सकता है कि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन हो बिकॉज नॉट एवरी वन हैज़ गॉट दिस राइट। चलो चेक करते हैं। टेबल शोज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन ईच 2 seconds टाइम इंटरवल्स ड्यूरिंग अ टोटल ऑफ 12 seconds। सही है, तो टाइम इंटरवल्स हैं जी दो, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, इस तरह है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि यार विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ द कार। अगर आप नोटिस करें
तो इसने इसमें भी 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसमें भी 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो वी कुड से कि पहले 4 सेकंड में गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट थी, इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही थी। सही है, तो वी शुड बी लुकिंग एट दिस। इनिशियली कांस्टेंट स्पीड है फ्रॉम 0 to 4। उसके बाद अगर नोटिस करें तो डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल किया है, फिर और ज़्यादा ट्रेवल किया है। मतलब इन 2 सेकंड्स के अंदर इसने 11 मीटर्स कवर किए हैं, अगले 2 सेकंड के अंदर इसने 13 मीटर्स कवर किए हैं, अगले 2 सेकंड के अंदर उसने 16 मीटर्स कवर किए हैं। इफ़ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द डेटा इज रियली सेइंग, दैट इज व्हाट दिस मीन्स। एंड देन 10 से 12 सेकंड के अंदर उसने 23 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया। तो ये स्पीड बढ़ रही है, ठीक है। मतलब ये इस तरह नहीं लिखा कि 6 सेकंड्स पे वो 11 मीटर्स के ऊपर पे था, 8 सेकंड पे वो 13 मीटर्स पे था। दैट्स नॉट व्हाट इट मीन्स। तो गलती ये हो गई कि जिन लोगों ने ये देखा उन्होंने सोचा कि यार ये एट रेस्ट होगा, जिन लोगों ने सी सेलेक्ट किया, और फिर यहाँ पे देखा अच्छा कि भाई ये तो डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहा है, तो आपने नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लगा दी। बट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो यहाँ भी लिखी हुई है, ठीक है। तो ए इसका सही जवाब है, ठीक है। चलें अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4 आपको नज़र आ रहा है अपनी स्क्रीन पे, मैं स्क्रॉल डाउन नहीं करता। Two cubes x and y have the same mass, but length of x is twice that of y। तो वो कह रहे हैं डेंसिटी की आप जो है वो निकाल दें वैल्यू, ठीक है। डेंसिटी का रेशियो निकाल दें x और y का, ठीक है, निकाल देते हैं। मास उनका सेम है, लेंथ ऑफ अ साइड क्यूब्स है क्योंकि, तो इनका वॉल्यूम जो है वो कितना फ़र्क पड़ेगा। अब आपको ये मैथमेटिकली वैसे पता होना चाहिए कि दूसरे वाले का जो वॉल्यूम है वो प्रॉब्ली 8 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब 8 का x का जो वॉल्यूम है वो 8 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ y हो जाएगा। अगर इसका वॉल्यूम खाली v है तो इसका जो वॉल्यूम है वो 8v हो जाएगा, ठीक है। दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, बट यू कुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस। इस तरह से भी इसको देख लो, विजुअलाइज कर लो अगर मुश्किल हो रही है। कि क्यूब y है, क्यूब y की अगर सारी साइड्स अज्यूम कर लो, एक अजम्पशन लेते हैं कि 3 है। अब इसका मतलब है कि इसका क्या होगा वॉल्यूम, 3 क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27। दैट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाई। बट अब अगर एक्स की बात करें जिसकी हर साइड इससे डबल है, तो इसका वॉल्यूम इससे कितना गुना ज़्यादा आएगा। अगर इसकी हर साइड डबल है तो इसकी हर साइड 6 होगी, तो इसका वॉल्यूम होगा 6 का क्यूब। अब 6 का क्यूब क्या होता है, हमें मेंटल मैथ्स करने की ज़रूरत है नहीं। 6 का क्यूब होता है जी, यहाँ पे हमें कैलकुलेटर हमारा बताएगा। 6 का क्यूब होता है 216। अब 216 और 27 को डिवाइड करके देख लो, एग्जैक्टली 8 आना चाहिए, एग्जैक्ट 8 आता है। तो ये बात समझना ज़रूरी थी। अब मास दोनों का सेम है, इसका भी मास m है और इसका भी मास m है, तो डेंसिटी का रेशियो क्या होगा, सही है। अब डेंसिटी क्या चीज़ होती है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, राइट, ऐसे ही होता है। तो हम क्या करेंगे, डेंसिटी का रेशियो निकालेंगे तो मैं लिखूंगा डेंसिटी ऑफ x जो है वो क्या हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ x जो होगी वो होगी मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ एक्स, जो कि 8 टाइम्स दैट ऑफ 8v लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये मैंने x के लिए एक्सप्रेशन लिखी है मास अपॉन वॉल्यूम, और y के लिए लिख रहा हूँ m अपॉन v खाली, इस तरह से लिख रहा हूँ। ये आप सिंपली ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिसका 8 गुना ज़्यादा वॉल्यूम है उसकी डेंसिटी 8 गुना कम होगी। बट इफ़ यू कैन सिंप्लीफाई दिस सिंपल एक्सप्रेशन, तो ये m और m कट होता है तो 1/1 आता है, ये 1:1 आ जाएगा। ये v और v कट हो जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा नीचे, यानी कि ये फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, ये इस तरह बन जाएगी 1/8 is upon 1/1, which essentially just simplifies to, in the end it basically just simplifies to 8/1। x अपॉन इन्होंने इसकी रेशियो मांगी थी ना, हाँ। तो हमारे पास ओवरऑल एंड में ये एक्सप्रेशन 8 आनी चाहिए, 8 आनी चाहिए, नहीं नहीं 8 नहीं आनी चाहिए, 1/8 आनी चाहिए। 1/8 क्या होती है, 1/8 ये फाइनल एक्सप्रेशन आ रही है, जो कि डेसिमल में अगर आप करके देखें तो आई थिंक ऑप्शन ए बनेगा, ठीक है। मैं बात तो दोबारा से अगर समझाना चाहते हो तो चाहते हो कि मैं दोबारा से समझा दूं तो बता देना। आई वाज काइंड ऑफ स्टटरिंग अ लॉट, तो डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन दिस अगेन या इज दिस फाइन।
यू कैन सिंपली जस्ट थिंक ऑफ इट दिस वे एज वेल. इसका आसान अगर मैं इसकी इजी एक्सप्लेनेशन दूँ तो इट वुड बी लाइक दिस. दो चीज़ों की आप डेंसिटी कंपेयर कर रहे हैं, राइट? सो जस्ट थिंक ऑफ इट दिस वे. एक का वॉल्यूम 8 टाइम्स ज़्यादा है, तो उसकी डेंसिटी 8 टाइम्स कम होगी क्योंकि मास तो कांस्टेंट है. मतलब डेंसिटी और वॉल्यूम क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा. सो इफ द वॉल्यूम इज 8 टाइम्स ग्रेटर देन द डेंसिटी इज 8 टाइम्स स्मॉलर, सो दैट बिकम्स 0.125. इस तरह से भी आप इसको जवाब दे सकते हैं. ओके. रेशियो वाली जो चीज़ें हैं ना, उसमें आपको ए लेवल में से कहीं ज़्यादा डील करना पड़ेगा. बट इट्स स्टिल इन एमसीक्यूज इट्स बेटर दैट यू गेट गुड एट रेशियोज. ठीक है, रेशियोज जो हैं वो बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज में, एएस में तो बहुत ही ज़्यादा पूछते हैं नेक्स्ट ईयर आप जब करोगे. बट ये है कि इवन ओ लेवल में भी आपका कुछ ना कुछ रेशियोज की प्रैक्टिस होनी चाहिए. एनीवेज, क्वेश्चन 5 इज प्रीटी इजी. आई थिंक एवरीवन शुड बी एबल टू आंसर दिस. दिस इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि बहुत कॉमन है. फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो फ्रिक्शन की तो बात ही नहीं होगी. ऑब्जेक्ट प्रेसेस ऑन द सरफेस, सरफेसेस पुशेस बैक ऑन द सरफेस. ऑब्जेक्ट जो सरफेस पे फोर्स लगाएगा वो यूं लगाएगा, सरफेस जो ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा वो यूं लगाएगा. यानी कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट क्या लग रही है? वो ऑब्वियसली सी होगी. दिस इज प्रॉब्ली रियली 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 इजी. ठीक है, ए जो है वो यहाँ पे फ्रिक्शन की फोर्स होती. इफ देयर वाज सम फ्रिक्शन देन दिस वुड हैव बीन द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन बिकॉज इट्स मूविंग डाउनवर्ड्स. बट देयर इज नो फ्रिक्शन. क्लियर? चलिए आगे चलते हैं. कार ट्रेवलिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, brakes comes to a stop. Which row gives the expression for calculating the thinking distance and gives a variable that affects the thinking distance? पहली बात, thinking distance कैसे calculate करते हैं? टोटल डिस्टेंस जो होता है उसे स्टॉपिंग डिस्टेंस कहते हैं. जो ब्रेकिंग और थिंकिंग डिस्टेंस का जो टोटल सम होता है, राइट? जो आपने एक्सप्रेशन पढ़ी वो क्या होती है? स्टॉपिंग डिस्टेंस जो होता है टोटल, वो ब्रेकिंग डिस्टेंस और थिंकिंग डिस्टेंस का सम होता है. तो अगर थिंकिंग डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो वो स्टॉपिंग डिस्टेंस माइनस ब्रेकिंग डिस्टेंस होना चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गोइंग टू चूज सी और डी अकॉर्डिंग टू दिस कॉलम. उसके बाद कह रहे हैं कौन सा वेरिएबल है जो थिंकिंग डिस्टेंस को अफेक्ट करता है? मास अफेक्ट नहीं करता बिकॉज वो डिसेलरेशन को अफेक्ट करता है. थिंकिंग डिस्टेंस के दौरान डिसेलरेशन नहीं हो रही होती, गाड़ी कांस्टेंट स्पीड पर ट्रेवल कर रही होती क्योंकि उसके बाद ब्रेक नहीं अप्लाई होती थिंकिंग डिस्टेंस के दौरान. तो फोर्स वगैरह लग नहीं रही तो उसका मास से कोई लेना देना नहीं है. आपकी जितनी ज़्यादा स्पीड होगी थिंकिंग डिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा. सो दिस इज एसेंशियली योर आंसर. दीज आर सिंपली थिंग्स दैट यू कैन मेमोराइज बट ये काइंड ऑफ लॉजिकल चीज़ें हैं. अगर एक दफ़ा इस वाले लेक्चर को आप जाके रिवाइज भी कर लें तो आपको सारी बातें विद रीजन समझ में भी आ जाएंगी. ऑल राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड. 7 करो जी. अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग की लेंथ 15 है, स्ट्रेचेस बाय 4 सेंटीमीटर. जब वेट उस पर 6 न्यूटन का अप्लाई करते हैं लोड, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एक्सीड नहीं हुई. व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग व्हेन द वेट इज 3 न्यूटन्स? ऑलराइट, इट डज नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद दिस. आपने इसको हाफ नहीं करना ऑब्वियसली, आपने इस चीज़ को हाफ कर देना है बिकॉज ये और ये प्रोपोर्शनल होते हैं, राइट? दिस एंड दिस आर प्रोपोर्शनल. सो अगर आपकी फोर्स आधी हो जाएगी, 6 न्यूटन पे अगर 4 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन हो रही है तो 3 न्यूटन पे 2 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन होगी, करेक्ट? तो अब एक्सटेंशन अगर आपकी 2 सेंटीमीटर है तो अब लेंथ आप क्या निकालेंगे? लेंथ जो होती है वो अनस्ट्रेच लेंथ प्लस एक्सटेंशन होती है. सो 15 उसकी ओरिजिनल लेंथ प्लस उसमें 2 सेंटीमीटर की और एक्सटेंशन लाओ तो 17 सेंटीमीटर उसकी एक्सटेंशन लेंथ आनी चाहिए, विच इज डी. ओके, चलो 8 को करते हैं. विच स्टेटमेंट describes the moment of a force? Describing the moment of a force are correct. The moment of a force is a measure of turning effect of a force. ठीक है, ये मतलब डिस्क्रिप्शन तो सही है बट इट्स नॉट अ डेफिनेशन. बट स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं, दिस इज नॉट अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट. टर्निंग इफेक्ट को मोमेंट कहते हैं. मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स
मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट, ये भी बिल्कुल सही है। मोमेंट ऑफ अ फोर्स इज, ओके दिस स्टेटमेंट इज गलत, दिस हैज नथिंग टू डू विद प्रेशर, सो 1 एंड 2 इज करेक्ट, 8 का ये होना चाहिए। शुरू के 3-4 क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगा दिया, सो लेट्स कैच अप a little bit. Okay, four identical shapes, four objects have identical shapes but different distribution of mass. मतलब अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है मास, तो सबका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग जगह पे आ रहा है। विच ऑब्जेक्ट इज द मोस्ट स्टेबल, राइट। स्टेबिलिटी यहाँ पे दो चीज़ों में इफेक्ट होती है, जो बॉटम बेस का एरिया होता है वो तो सबका यहाँ पे बराबर है, बेस एरिया, ये बेस एरिया जो कि सबका ही बराबर है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना लो है उतना ही ऑब्जेक्ट स्टेबल होता है। द लोएस्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आपका ऑब्जेक्ट मोस्ट स्टेबल हो जाता है। An object of mass 5 kg is pushed up a slope at a steady speed of 2 meters per second. An object of mass 5 kg is pushed up a slope at a steady speed of 2 meters per second. Which calculation gives the change in gravitational potential energy from bottom to top? mgh, where h has to be the vertical height. So 5 into 9.8 into 3. Nothing to do with speed over here. So ये आपकी कैलकुलेशन कहाँ पे है? ठीक है भाई, सही जा रहे हैं अभी तक हम। आई डोंट थिंक अभी तक कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन आया है। यू कुड से रेशियो वाला, डेंसिटी वाला, अभी इस लेवल पे, ओ लेवल पे आपका स्किल लेवल इतना होता है कि यू माइट स्ट्रगल विद इट, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि रेशियो क्वेश्चंस ढूंढ के जितना प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो, ठीक है। अदरवाइज दिस पेपर हैज नॉट बीन दैट डिफिकल्ट अप टिल नाउ। और एक शायद वो जो टेबल वाला क्वेश्चन था, टाइम इंटरवल और डिस्टेंस वाला, दैट माइट हैव बीन अ बिट कंफ्यूजिंग। अदर देन दैट दिस सीम्स क्वाइट इजी। स्टूडेंट का मास 60 kg है, क्लाइम कर रहा है कुछ स्टेप्स, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो उसने 2 मीटर का ट्रेवल किया, वर्टिकल डिस्टेंस 1.5 का। व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी? ये क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है, इट डज नॉट मैटर। जब ये वाला वर्ड्स यूज हो रहे हैं और ये जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं, ये आइडेंटिकल आप मल्टीपल टाइम्स बता चुका हूँ। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का मतलब mgh ही होता है बेटा, और h वर्टिकल हाइट ही होती है। ये बात एक्सप्लेन की भी है, आई होप मैंने इसको काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन किया है डिफरेंट क्वेश्चंस के दौरान और चैप्टर पढ़ाते हुए भी विद मल्टीपल एग्जांपल्स। आई होप एवरीवन गेट्स दिस राइट। 6 इंटू 9.8 इंटू 1.5, क्या जवाब आता है बच्चों? 60 इंटू 9.8, दैट गिव्स यू 882। सो सी इज योर आंसर। सब दो लोगों ने जवाब दिए, दोनों ने सही जवाब दिया, बट प्लीज रिमेंबर दिस, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी या बाय ग्रेविटी एंड चेंज इन जीपी आर सेम थिंग्स। चलो, अब 13, 14, 15 जो है ना वो सारे साथ करो, ठीक है। आई गिव यू अ कपल ऑफ मिनट्स, मैं ज़रा क्वाइट होता हूँ। 13, 14, 15 एक साथ अटेम्प्ट करो, और जो पोल में आपने आंसर देना है वो मुझे देना है आपने 14 का, ठीक है। पोल में आंसर से 14 का देना है, वैसे 12, 13, 14 सारे एक साथ अटेम्प्ट कर लो। Right, let's discuss these three questions. Which method of producing electricity does not involve a turbine? ठीक है, सोलर। सोलर में टरबाइन नहीं इन्वॉल्व होता। बाकी जितने भी पावर प्लांट्स हैं, विंड चलती है उससे आपके टरबाइंस घूमते हैं, टरबाइन से जनरेटर घूमता है। न्यूक्लियर पावर स्टेशन में स्टीम प्रोड्यूस होती है वाटर के बॉयल होने से, और उससे फिर टरबाइन घूमता है, फिर जनरेटर घूमता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में वाटर डायरेक्टली टरबाइन को हिट करता है और उससे भी टरबाइन इन्वॉल्व है। So, इसमें टरबाइन नहीं इन्वॉल्व, आपके सोलर पैनल्स हैं। इनपुट पावर टू अ लैम्प इज 66 watts. Lamp wastes 2.7 joules of energy in 3 seconds. What is the efficiency of the lamp?
ठीक है। सो पहले तो देखते हैं 3 सेकंड में इसको टोटल एनर्जी कितनी मिल रही है। इनपुट एनर्जी हो जाएगी 6 × 3, दैट इज 18 जूल्स। अब एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी होती है जी, इनपुट नीचे रखेंगे और आउटपुट जो है वो यूजफुल वाला ऊपर रखेंगे। तो इनपुट माइनस जो वेस्टेड एनर्जी है वो मैंने ऊपर रख दी, तो मेरे पास यूजफुल आउटपुट आ जाएगा। सो दैट शुड गिव मी द efficiency in a decimal form. Let's see what it is. That gives you 0.85. ठीक है। उसके बाद आ जाएं जी नंबर 14 पे। कैमरा इज टेकन अंडर वाटर एंड लेफ्ट एट डेप्थ ऑफ 8 meters। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना है, डेंसिटी ऑफ द वाटर इतनी है। टोटल प्रेशर एक्टिंग ऑन द कैमरा निकालना है। तो रोजी एच वाटर का प्रेशर प्लस 100,000 जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो। ये आपकी कैलकुलेशन बनती है। 178,400। सो 178,000, 14 कर डी। करेक्ट, सही है जी। चलें आगे। एनी वन हु हैज़ एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस? बेटा कोई सवाल हो तो फिर भी लाजमी पूछ लेना, ओके। चलो जी, जल्दी से इसका जवाब दें, बहुत इजी है। इन विच एग्जाम्पल्स आर पार्टिकल्स फिक्स्ड इन पोजिशंस? पार्टिकल फिक्स पोजीशन में कहाँ होंगे? व्हेन यू आर डीलिंग विद अ सॉलिड, राइट? बड़ी वियर्ड तरीके से उन्होंने लिखा हुआ है, एयर इन एन एयर बबल, वाटर इन अ लेक, water vapor in the atmosphere, ice in an ice cube, but obviously the solid। आइस लिख दें खाली, वाटर लिख दें, वाटर इन अ लेक लिखने से क्या होगा? एनी हाउ, आई थिंक दे वर एक्चुअली ट्राइंग टू कंफ्यूज यू बाय एक्चुअली सेइंग कि वाटर लेक में तो स्टिल होता है, तो यू माइट थिंक उसके पार्टिकल्स भी स्टिल होंगे, बट पानी ग्लास में रखा हुआ हो या फ्लो कर रहा हो, उसके पार्टिकल्स एक जगह पे नहीं रहते, राइट? सो दैट इज व्हाई दे माइट हैव रिटन इट दैट वे। गैस एक्सपैंड स्लोली, इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर और उसका वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एनी हाउ, व्हाट हैपेंस टू द गैस पार्टिकल्स? पार्टिकल ज़्यादा फास्ट मूव नहीं करेंगे, सेम स्पीड रहेगी। ये बात लिहाज जहन में रखनी है। साइज भी सेम रहेगा, पार्टिकल्स का साइज चेंज नहीं होगा। डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स इंक्रीज करेगा। ये है की बात है, क्योंकि टेम्परेचर जो कांस्टेंट है तो स्पीड भी नहीं इंक्रीज होगी। सो आई एम लुकिंग फॉर दिस वन, and obviously they move further apart, so that's 16 का सही। there's a very common कॉमन मिस्टेक एज वेल जो स्टूडेंट्स करते हैं, और मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा, समटाइम्स दे वुड राइट पार्टिकल्स एक्सपैंड। ठीक है, और बच्चे पेपर 2 में भी गलती करते हैं, थ्योरी में लिख देते हैं पार्टिकल एक्सपैंड करते हैं। पार्टिकल्स एक्सपैंड नहीं करते, पार्टिकल्स का साइज उतना ही रहता है, बस पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। तो इस प्लीज़ इस बात को जहन में रखना। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि पार्टिकल्स का साइज सेम रहता है, बिकॉज अक्सर वो एमसीक्यूज में भी ये चीज़ डालते हैं कि पार्टिकल्स एक्सपैंड करते हैं, एंड द स्टूडेंट्स टेंड टू चूज दैट ऑप्शन अलॉट। तो वो मिस्टेक आपने हमेशा अवॉइड करनी है, ओके। एंड वेरी फ्यू ऑफ यू आर पार्टिसिपेटिंग। 10 लोग मौजूद हैं मीटिंग में, तो वाई आर ओनली 3 people आंसरिंग? थोड़ा सा देखो, जल्दी जल्दी कोशिश करो, एग्जाम सिचुएशन में अपने आप को लाओ और जल्दी आंसर देने की कोशिश करो। ट्राई टू आंसर बिफोर मी, ओके। दैट्स द होल पॉइंट। बाकी ये तो आपको बताया वही होता है कि पेपर पहले से प्रैक्टिस कर लिया करो। चलो शाबाश। एयर इन each of 4 syringes is slowly compressed so that the temperature of the air stays constant। ओके, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। वॉल्यूम बिफोर एंड आफ्टर given in the table।
इनिशियली सेम प्रेशर पे हैं सबके सब। स्मॉलेस्ट प्रेशर चेंज किस में आ रहा है? राइट। स्मॉलेस्ट प्रेशर चेंज स्मॉलेस्ट वॉल्यूम चेंज से नहीं पता लगेगा। यू हैव टू कैलकुलेट के वॉल्यूम कितने टाइम्स कम हुआ है, बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट है ना। तो उससे ये बात निकलती है दैट प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे वॉल्यूम हुआ है डिवाइडेड बाय 5, करेक्ट। तो प्रेशर होगा मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ पे प्रेशर हुआ है, वॉल्यूम हुआ डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे प्रेशर होगा मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पे वॉल्यूम हुआ है 8 से डिवाइड, आई डोंट नो। हाँ, वॉल्यूम 16 टाइम्स कम हुआ है, तो प्रेशर यहाँ पे 16 टाइम्स इंक्रीज होगा। यहाँ पे वॉल्यूम 4 टाइम्स कम हुआ है, तो प्रेशर 4 टाइम्स बढ़ेगा। Does that make sense? It's about ratios and it's not subtracting the volume. So this is the most common wrong answer as I am seeing in the options as well. It's about multiplication and division and not addition subtraction. आ रही समझ बात? जिन्होंने गलत किया उनको समझ आ गई ये चीज? So your answer is B and not A. Alright, मैं भी खुद चेक कर लूँ 17 का A। हाँ, B। ठीक है, चले जी आगे चलते हैं। शाबाश, लगे रहो लगे रहो लगे रहो। The temperature of a substance is measured with a liquid in glass thermometer. Which physical property changes so that the temperature can be measured? The temperature of a substance is measured. The temperature of a substance is measured with a liquid in glass thermometer. ठीक है. Which physical property changes so that temperature can be measured? Okay. So I'm surprised by looking at this question because ये चीज सिलेबस से रिमूव हो चुकी है। बट काइंड ऑफ मतलब थर्मोमीटर्स की वर्किंग अब आपके सिलेबस में नहीं है, इट्स नॉट देयर एनी मोर। सो एवरी टाइम यू मेजर अ टेम्परेचर चेंज इट्स बेस्ड ऑन द चेंज ऑफ सम अदर फिजिकल प्रॉपर्टी इन द सब्सटेंस। ये बात आप लोगों को टेम्परेचर के चैप्टर में पढ़ाई जाती थी। एनी हाउ वी स्टिल अंडरस्टैंड कि मर्करी या अल्कोहल वाले थर्मोमीटर्स जो होते हैं उसके अंदर लिक्विड एक्सपैंड करता है, जिसकी वजह से हम उन टेम्परेचर उससे मर्करी या अल्कोहल एक्सपैंड करता है, जिसके वजह से उसका कॉलम ऊपर नीचे होता है और फिर हम उसके अंदर उसको मेजर कर सकते हैं। सो इवन दो दिस इंटायर चैप्टर इज नॉट इन द सिलेबस, बट वो एक्सपेंशन ऑफ द सॉलिड लिक्विड और गैसेस वाला जो पार्ट आपने पढ़ा है उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हाँ, ये लिक्विड एक्सपैंड होता है, उसका वॉल्यूम चेंज होता है एंड देन दैट हेल्प्स अस चेंज मेजर द चेंज इन टेम्परेचर। ओके ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन आर डिफरेंट प्रोसेसेस। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ओके, लेट्स फाइंड आउट। बॉइलिंग ओनली occurs at the surface, गलत। evaporation only occurs when the temperature of a liquid is high enough, गलत। evaporation किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है। evaporation does not change the temperature of a liquid, गलत। evaporation के दौरान temperature of the liquid drops when a liquid is when a boiling liquid is heated, its temperature remains constant, correct। during the boiling process the temperature does not go anywhere, so D है। ओके, कन्वेक्शन के बारे में आई थिंक ये सवाल है, सो लेट्स डू दिस वन।
ऑल राइट, तो हमारे पास अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको रीड करो। द glass beaker contains water when the center of the base is heated. So center को हीट करें, कन्वेक्शन करंट सेटअप हो जाती है। एक्सप्लेन करें कन्वेक्शन करंट को। ठीक है। The evaporation of the water has nothing to do with evaporation. Expansion is correct. Expansion of the water, यहाँ पे पानी expand करता है और उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी कम होती है तो it rises to the surface. This one is correct. एक मिनट। The way this is written is, I want to read all the statements first. The expansion of the water molecules. Oh, water molecules do not expand. Absolutely not. The water above the heat source rises because it less dense. Water as a whole expand करता है, not the molecules, right? So this one is correct. Water at the side falls because it becomes not less dense, because it becomes more dense. ठीक है, right? तो बी में जो गलती थी वो था मॉलिक्यूल्स की एक्सपेंशन, जो मैं पहले भी आपको कहा था कि वो गलती अक्सर बच्चे भी करते हैं। मैंने रीड करने में मिस्टेक की वहां पे। सो यू हैव टू रीड द स्टेटमेंट्स वेरी केयरफुली। ये जो करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, these are the ones that you have to read the most carefully, okay? A hot meal is supplied. Hot meal is supplied in a container made of shiny metal foil. Why does the container help to keep the food hot? Okay, so this is the container. This is the food. आइडियली बाहर से उसका जो मर्जी, अंदर से पहली बात तो ये है कि अंदर से हीट जो है वो ये सरफेस एब्जॉर्ब नहीं करेगा, यहाँ से हीट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। फिर उसके बाद जितनी ये हीट एब्जॉर्ब कर भी लेगा कंटेनर, तो उसको एमिट नहीं करेगा। सब पुअर एमिटर। तो बिकॉज वो पुअर एमिटर और पुअर एब्जॉर्बर दोनों है, एज अ होल दिस लीड्स टू very less energy being released in the form of radiation, right? It does not trap air. That's not what the job is. वो अगर insulator होता तो उसकी job होती। It's not about conduction. Shiny metal foil is not a good. It's a poor absorber of infrared radiation and poor emitter as well, by the way. Poor absorber and poor emitter दोनों चीजें यहाँ पे काम करती। Clear? So D आपका आंसर है। Okay, let's do 22. Which quantity is defined as the number of wavelengths passing a point per second? Okay, I'll let you guys answer this. किस चीज की डेफिनेशन है? नंबर ऑफ वेव्स या नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पासिंग पर सेकंड? फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है। ऑलराइट, ठीक है। A plane mirror forms the image. Plane mirror forms the image. What are the characteristics of the image formed? सेम साइज की होती है, सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर होता है एज द ऑब्जेक्ट, लेटरली इन्वर्टेड होती है, वर्टिकली वो अपसाइड डाउन नहीं होती, सीधी रहती है, अपराइट होती है, और वर्चुअल होती है, रियल नहीं होती। तो बी इज योर करेक्ट आंसर। अभी भी 5 लोग ही जवाब दे रहे हैं, बाकी 5 क्यों नहीं दे रहे यार? शाबाश, एक्टिव हो जाओ बच्चों। एमसीक्यूज तो होते भी इजी हैं यार। रे ऑफ लाइट स्ट्राइक द surface of a glass block at an angle of incidence. Refractive index is one more angle of refraction inside the glass block. So I mean, it sometimes helps to just draw for the situation. We already know it's gonna bend towards the normal. The angle of refraction आपने निकालना है। So n is equals to sine I upon sine r यहाँ पे यूज होगा because I is the bigger angle.
Now obviously I'll let you do the mathematical working yourself. Sine 45 divided by 1.8 and then take the sine inverse of the answer. 23 आंसर आएगा. 23.1 आ रहा है तो 23 हो गया. किसी का गलत आया तो ऊपर अपनी तरफ वर्किंग एक दफा चेक कर लो, ठीक है. तब तक क्वेश्चन 25 को भी देखो. अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें भी थोड़ा सा विच डायग्राम शोज रेज पासिंग थ्रू कन्वर्जिंग लेंस. लेट यू गाइस आंसर दिस वन एज वेल. इसमें भी थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है बच्चों को, इसका भी मैं क्लियर करता हूँ आप लोगों को. पहले सारे लोग जवाब दे दें, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ. ऑलराइट, सो लॉट्स ऑफ डिफरेंट आंसर्स. ओके, इसमें क्या गलती होती है मैं बताता हूँ. वेरी फ्यू पीपल हैव एक्चुअली करेक्टली आंसर्ड दिस. अब मैं बताता हूँ क्या सीन. देखो, यहाँ पे रेज जो है ए के अंदर, देवर पैरेलल. सो अगर वो कन्वर्जिंग लेंस से पास होंगी देन दे शुड डेफिनेटली बी कन्वर्जिंग एज वेल. द रेज शुड बिकम कन्वर्जिंग बिकॉज दे वर टू बिगिन विद दे वर पैरेलल. ठीक है, तो दिस इज डेफिनेटली बिकॉज दे वर पैरेलल एंड नाउ दे आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर, सो देयर इज नो डाउट कि ये डाइवर्जिंग लेंस है. ठीक है. बी के अंदर आप अगर आओ तो इसके अंदर देखो कि रेज पहले दूर जा रही हैं, मतलब उनके बीच में जो एंगल है वो ज्यादा है, एंड देन they are still diverging, like they're not coming closer to each other but they're not going away from each other at such a wide angle जितना वो पहले जा रही थी. इनके बीच में काइंड ऑफ एंगल सा जो है वो कम हो गया, यानी कि they have kind of become a little more parallel to each other than they were before. completely parallel भी नहीं हुई, converge भी नहीं कर रही, बट वो इतनी ज़्यादा डाइवर्जिंग थी कि वो अब कुछ हद तक जो है वो उनके बीच में एंगल कम हो गया. सो दिस इज वेयर यू हैव अ कन्वर्जिंग लेंस. अब इसके अंदर देखो, पहले बहुत ज्यादा कन्वर्ज कर रही थी, अब वो कम कन्वर्ज कर रही हैं, यानी कि दे वुड हैव मेट समवेयर ओवर हियर इफ दिस लेंस डिड नॉट एग्जिस्ट. नाउ दे आर गोइंग टू मीट फर्दर डाउन द लाइन, विच मीन्स कि कोई डाइवर्जिंग लेंस था यहाँ पे मौजूद, जिसकी वजह से वो अब उतना जल्दी नहीं मीट करेंगी जितना पहले मीट करेंगी. सिमिलरली डी पे देखो, दे आर डाइवर्जिंग एंड नाउ दे आर मोर डाइवर्जिंग, मतलब उनके बीच में जो एंगल है वो एक तरह से रेस के बीच में बढ़ गया है, तो ये भी डाइवर्जिंग लेंथ है. तो कन्वर्ज करती हुई रेज रेज ज़्यादा कन्वर्ज हो जाएं तो समझ जाओ कि कन्वर्जिंग लेंस है. पैरेलल रेज कन्वर्ज करना शुरू कर जाएं तो कन्वर्जिंग लेंस है. डाइवर्ज करती हुई रेज अगर थोड़ी सी कम डाइवर्जिंग हो जाए, यानी कि वो अगर ऐसे जा रही हैं तो थोड़ी सी यूं हो जाए, तो दैट स्टिल अ कन्वर्जिंग लेंस. ठीक है, ये सिचुएशंस होंगी कन्वर्जिंग लेंस की. तो डाइवर्जिंग लेंस पे उल्टी बातें अप्लाई कर दो, तो यहाँ आंसर आपका बी है एक्चुअली. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी काफ़ी ज़्यादा हैं, इट्स नॉट द फर्स्ट वन. और यहाँ पे कॉमन मिस्टेक अक्सर बच्चों से होती है कि वो सोचते हैं कि सिर्फ यहाँ पे, बहुत सारे लोगों ने, 3 लोगों ने ये जवाब दिया है, बिकॉज दे दीज रेज आर कन्वर्जिंग आफ्टर द लेंस, बट यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट कि वो पहले कितना जल्दी कन्वर्ज करी थी, अब वो आगे जाके कन्वर्ज करेंगी तो कोई डाइवर्जिंग लेंस बीच में है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है. ओके, ओके जी, क्वेश्चन 26 करें. White light is incident on a prism. X and Y are two ends of the visible spectrum. So एक obviously red light होगी, एक indigo या violet जिसे कहते हैं वो होगी. Correct statement कौन सी है? This is definitely the red end, जिसकी wavelength ज़्यादा है, और ये blue indigo violet जिसकी wavelength सबसे कम होगी. Same speed in the prism is wrong. Same speed in the vacuum is correct. But in the prism or in any other substance, जितनी wavelength ज़्यादा होगी, speed उतनी ज़्यादा होगी, जितनी कम speed wavelength होगी उतनी कम speed होगी. So red light is actually traveling faster than violet or blue light. Okay. उसके बाद X has a lower frequency than Y. X की बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली कम होगी. ट्रू.
रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी कम होगी, दिस इज एक्चुअली द करेक्ट। सी में लिखा हुआ है एक्स रिफ्रैक्ट्स मोर, नो इट रिफ्रैक्ट्स लेस। ये ज्यादा रिफ्रैक्ट कर रहा है, ये ज्यादा बेंड हो रहा है, ये कम बेंड हो रही है यहाँ पे, तो एक्स रिफ्रैक्ट्स लेस। और उसके बाद लिखा हुआ है जी वाइट लाइट रिफ्रैक्ट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल एज इट एंटर्स, नो इट्स ऑलवेज बेंड टूवर्ड्स एज इट एंटर्स। और अवे तब होता है when it leaves the prism. So all of those things are wrong. गलतियां भी आप, अच्छा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के अंदर it will help you improve your concepts a little bit. It's just a bit of a bit more of a challenge. जब इस तरह के क्वेश्चंस करो तो obviously yes you're doing in exam conditions, ठीक है, तो आप obviously सही स्टेटमेंट सिलेक्ट करो, लेकिन जो गलत स्टेटमेंट है वो क्यों गलत है उनको पॉइंट आउट भी करो, ठीक है। सर can you highlight what factors of colors affect refraction? Okay, so Hashir, essentially ये सिचुएशन है, देखो, if you are writing it this way, सिचुएशन ये है कि इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और यहाँ पे वेवलेंथ होती है शॉर्टेस्ट, क्लियर। तो वेवलेंथ इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, जिसकी जिस कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे, उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास उस वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए सबसे कम होगा, उसकी स्पीड ग्लास में सबसे ज़्यादा होगी, वो सबसे कम रिफ्रैक्ट करेगा एंटर करते हुए और लीव करते हुए दोनों। जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास सबसे ज़्यादा होगा, उसकी स्पीड जो है वो सबसे कम होगी। फातिमा आपकी बात का भी आपको यहाँ पे आंसर मिल रहा है, स्पीड जो है वो इसकी सबसे कम होगी ग्लास के अंदर, और साथ साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का सबसे ज़्यादा होगा शॉर्ट वेवलेंथ के लिए, और ये सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्ट करेगी लाइट। आई होप दैट इज क्लियर, ठीक है। सो इट्स एक्चुअली द वेवलेंथ दैट डिटरमिन्स एवरीथिंग। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आज हम नॉर्मल से थोड़ा स्लो चल रहे हैं, बट एनी हाउ लेट्स ट्राई टू कंप्लीट द पेपर इन द नेक्स्ट 20 minutes। हम्म, एक मिनट मुझे देना, ठीक है, मैं आप लोगों को ये वाला भी सॉल्व करता हूँ, तब तक आंसर सेलेक्ट कर लूँ। ऑल राइट, let's do this one. Which components of the electromagnetic spectrum are used to communicate from a remote controller television? So ये infrared है, and from earth to satellite, earth through a satellite, तो ये तो definitely infrared है। ये वाला जो है आई थिंक माइक्रोवेव होना चाहिए, अल्ट्रा वायलेट तो डेफिनेटली नहीं होता, माइक्रो रेडियो से मैं कंफ्यूज होता हूँ, लेकिन इट्स डेफिनेटली माइक्रोवेव्स, ठीक है। तो 27 का ए है, इजी। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन जो बहुत कॉमन है पेपर 2 या पेपर 1 दोनों में। इसके अंदर क्या चीज़ डबल करनी है, क्या हाफ करनी है, विच एवर वे यू आर डूइंग द कैलकुलेशन।
ऑल राइट, किसी ने निकाला इसका जवाब? ऑब्वियसली यू नीड सम टाइम टू कैलकुलेट इट, तो मैं अभी फौरन से एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा. स्टूडेंट क्लैप्स हिज हैंड इन फ्रंट ऑफ अ वॉल, hears the echoes, he claps at the same moment. ये प्रोसीजर हमने पूरा याद किया हुआ बाय द वे. एंड as he hears the echo of the previous clap, so the time between the claps is the same time जो साउंड को यहाँ से जाके वापस आने में लगता है. ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है. साउंड को यहाँ से वापस आने में जो पूरा टाइम लग रहा है वो दोनों क्लैप्स के बीच का भी टाइम है. Another student starts a stopwatch on the first clap and stop it on the 11th clap. The reading on the stopwatch is a 9.4 and the speed of sound is 320. So 11 claps हुए हैं. फर्स्ट क्लैप पे उसने टाइम स्टार्ट किया था, तो असेंशियली 10 इंटरवल्स बनते हैं. ये 10 इंटरवल्स बनते हैं. आई वुड से इट लाइक दिस, क्योंकि 11th और 10th फर्स्ट और 11th क्लैप के बीच में 10 टाइम इंटरवल्स बन रहे हैं. वो वाले जिसमें साउंड यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रहा है. ठीक है, ओके. अब टोटल टाइम जो है वो 9.4 है. उसके बाद क्या है, स्पीड ऑफ साउंड, व्हाट इज द डिस्टेंस x बिटवीन द वॉल्स. सबसे पहले तो हम टाइम जो है 9.4 को डिवाइडेड बाय 10 कर लेते हैं, तो हमारे पास आया था 0.94. दिस इज द टाइम फॉर साउंड टू ट्रेवल इन जस्ट वन डायरेक्शन, नॉट रिफ्लेक्ट बैक एज वेल. वो था, sorry, this is the time to sound, this is the time for sound to go and then echo back as well. This is time for sound to travel from hands to the wall and back. ये वो टाइम है. ये बात आपको हमेशा क्लियर होनी चाहिए. सो आइदर यू मेक दिस टाइम हाफ, या फिर आप इसी टाइम से अगर डिस्टेंस निकाल रहे हो तो आपके पास जो डिस्टेंस आएगा वो x नहीं आएगा बल्कि 2x आएगा. फिर उस 2x को हाफ करके आपको आंसर ढूंढना पड़ेगा. तो एट सम पॉइंट यू हैव टू हाफ समथिंग. तो यहाँ पे अगर आप टाइम को अभी हाफ कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टाइम टू जस्ट ट्रेवल इन दिस डायरेक्शन वो हो जाएगा t/2, विच विल बी 0.94 का आधा क्या होता है, 0.47. ठीक है, अब आपको टाइम पता चल चुका है. अब आपने डिस्टेंस x निकालना है जो इसके साथ करस्पॉन्ड करता है. सो डिस्टेंस इज ऑब्वियसली स्पीड इनटू टाइम. अब मैं यहाँ पे खाली t इसलिए नहीं लिख रहा बिकॉज देन यू वुड, अगर इफ आई राइट दिस एज t देन यू वुड कंफ्यूज इट विद दिस t. इट्स एक्चुअली दिस t/2 जो मैं यहाँ पे लिखूंगा. एनी हाउ, सो इस टाइप के जितने आपको सवाल मिले वो ढूंढ के प्रैक्टिस कर लो. साउंड की टॉपिकल वाली आप लोग के पास वर्कशीट्स है. गूगल क्लासरूम पे कुछ भी वर्कशीट्स मिसिंग है तो बता दो. पुरानी वाली हम अपलोड कर देंगे. मैं नई वाली ज़्यादा अपडेटेड वर्जन भी बना रहा हूँ. एटलीस्ट जो एंड वाले चैप्टर्स हैं उनकी आपको ज़्यादा अपडेटेड वर्जन मिल जाएंगे टॉपिकल्स के, जिसमें लाइक ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे. जैसे रेडियो एक्टिविटी की अभी भी सर शयान ने बनाई है. इट टुक हिम अ लॉट ऑफ टाइम बट it's actually very long, so you can practice like hundreds of radioactivity questions at the same time if you have that file. तो वो अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह, या गूगल क्लासरूम पे मैं उनको बोल दूंगा कि साथ साथ करते रहें. एनी हाउ, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 28. ठीक है, क्लियर. चलो 29 करते हैं. मैं आज स्पीड नहीं बढ़ा पा रहा, बार बार मैं खुद भी डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ. एनी हाउ, लेट्स ट्राई एंड complete this as fast as we can. Compass is placed close to a strong bar magnet and pivots to the position shown. तो obviously this is the north pole. लाइन यूं जा रही है. Which type of magnet is a compass needle and what is pole X? X तो north pole है ना, no doubt about it. Which type of magnet is a compass needle? Is it an induced magnet or is it a permanent magnet? ये तो हमें पहले से पता होना चाहिए. ये तो हमें पहले से पता होना चाहिए. हमारी जो कंपास नीडल होती है वो क्या होती है?
कंपास नीडल के बारे में हमने क्या पढ़ा है? द नीडल itself is always a permanent magnet. It's made out of a needle that is a magnet by itself. So this is what you're going to choose. It's not an induced magnet. It's not made out of like just a magnetic material. It's actually a magnet by itself. ठीक है, ये बात याद करने की थी। दूसरी बात जो है वो ऑब्वियसली आपने लाइन देख के बतानी थी। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। Plastic and wool are insulating materials. Samples of plastic and wool are rubbed together. This causes the transfer of electrons, which shows the direction of electrons transfer and the final charge in both materials. Okay. So you have to just match this thing. Okay. If plastic gains electrons, then plastic must be negative. This seems correct. If it loses electrons, then it must be positive. तो इतनी बात तो यहां से मुझे सही लग रही है। अब बाकी का देखते हैं। इफ वुल लूजेस इलेक्ट्रॉन्स देन इट मस्ट बी पॉजिटिव, तो ये मुझे आंसर लग रहा है बी। डी को एक दफा चेक कर लेते हैं। अगर वुल गेन्स इलेक्ट्रॉन्स देन इट कैन नॉट बी न्यूट्रल ऑब्वियसली, सो या बी इज द आंसर। सो विच एवर गेन्स इलेक्ट्रॉन्स शुड बी नेगेटिव, विच एवर लूजेस इलेक्ट्रॉन्स शुड बी पॉजिटिव। इट्स दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड। 30 का बी था, राइट। हीटर और फ्यूज किस में लगा हुआ है? अच्छा, you should obviously all the time know all these symbols. यहाँ पर मैंने कुछ unusual symbol यूज किए हैं। आपकी symbols की मेमोरी चेक कर रहे हैं। आपको ट्रांसफॉर्मर, कॉइल, रिले, जनरेटर, सब चीजों का सिंबल पता होना चाहिए। मोटर, फ्यूज, हीटर। हीटर का सिंबल बाय द वे ये है, और फ्यूज का सिंबल ये है। सो ऑब्वियसली बी इज योर आंसर। ये क्या है? ये कॉइल है आपका। और ये क्या चीज है? वेरिएबल रेजिस्टर ऑब्वियसली नहीं, दिस इज ऑब्वियसली अ थर्मिस्टर। ओके, सो लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन में कुछ चीज़ों के नाम ले रहा हूँ। अगेन यू शुड मेमोराइज दीज। एक क्वेश्चन 100% आएगा जिसमें आपके सिंबल्स की मेमोराइजेशन वो चेक करेंगे। ये पिछले 4-5 सालों से रेगुलर आ रहा है। एक क्वेश्चन लाजमी वो आता है जिसमें से आपके सिंबल्स की वो मेमोरी चेक करते हैं, कुछ सिंबल सारे याद हैं या नहीं। तो एकदम से ट्रांसफॉर्मर का सिंबल पूछ लेंगे या सीआरओ का सिंबल पूछ लेंगे। ठीक है, तो जितने भी सिंबल्स की लिस्ट आपके नोट्स में है उससे हट के सिलेबस के अंदर जो सिलेबस फाइल सबके गूगल क्लासरूम पे अपलोडेड है। मैं एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो दिस। दिस इज योर सिलेबस फाइल विच इज अपलोडेड ऑन योर गूगल क्लासरूम। इसके अंदर बेटा जो इलेक्ट्रिकल सिंबल्स हैं ये सारे मैंने वो आप लोगों को पेपर 2 से पहले जो लास्ट दिन स्ट्रीम की थी उस पर भी बताया था कि ये कुछ सिंबल्स हैं जिनके लाजमी याद कर लेना। दीज आर सम थिंग्स दैट दे माइट आस्क एंड यू मे हैव नॉट मेमोराइज देम, सो प्लीज रिमेंबर दीज। ठीक है, बाकी सारे ही सही से याद करना। अब देखो अभी हीटर का पूछ लिया इनने यहाँ पर, बट पोटेंशियल डिवाइडर, ट्रांसफॉर्मर, कॉइल, ऑसिलोस्कोप, रिले कॉइल, जनरेटर, मोटर, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। लाउड स्पीकर कहाँ है? वेयर इज द लाउड स्पीकर? कहाँ है? लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन निकाल दिया इन्होंने, तो वो निकाल दिया, फिर वो ए लेवल के अंदर शायद प्रॉब्ली है। ठीक है, एनी हाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो इसका आंसर 31 का बी था। 32 इज क्वेश्चन ऑफ अ पोटेंशियल डिवाइडर। करो और फिर बताओ। LDR is to be used as an input sensor for an intruder alarm. When there is no light, LDR, the lamp switches on. This is what's supposed to happen. The resistance of fixed resistor is less than that of the lamp. Which diagram shows the circuit? Okay, so क्या बात कर रहे हैं? जब LDR when there is no light तो LDR का resistance हाई होना चाहिए। No light, resistance of LDR must be high.
एंड देन द लैम्प शुड स्विच ऑन, यानी कि लैम्प के अगेंस्ट वोल्टेज जो है, वोल्टेज अक्रॉस द लैम्प शुड बी हाई, तभी लैंप ऑन होगा ना। अब हम देखते हैं यहाँ पे कैसे हो रहा है। अगर लाइट नहीं है तो एलडीआर का रेजिस्टेंस अगर यहाँ पे हाई होगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज इंक्रीज करेगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज डिक्रीज करेगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज डिक्रीज करेगा, तो ए तो नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर लैंप का रेजिस्टेंस हाई होगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज इंक्रीज करेगा, लैंप के अक्रॉस वोल्टेज इंक्रीज करेगा, तो ये हो सकता है। डेफिनेटली बी सीम्स टू बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, उसके बाद अगर अब पोटेंशियल डिवाइडर सिचुएशन इन्होंने हटा दी, अब इस तरह का बना दिया कुछ, इसको भी एक दफा देख लेते हैं, बट आई एम प्रीटी श्योर कि बी आपका आंसर है। प्रीटी श्योर कि बी है ऑलरेडी। बट अगर यहाँ पे लैंप का रेजिस्टेंस बढ़ता है तो यहाँ से करंट ही नहीं पास करेगा या लेस करंट पास करेगा, इस ब्रांच में रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो ये ऑन नहीं करेगा, तो सी तो आंसर होगा नहीं। एंड देन अगेन यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ओवरऑल करंट जो है वो कम पास करेगा, तो ये ऑन नहीं होगा, तो डी भी नहीं है। सो बी आपका सही आंसर है। डायरेक्शंस ऑफ डायोड वाले क्वेश्चंस भी हैं बिल्कुल, हमने लास्ट पेपर जो किया था उसमें भी डायरेक्शन ऑफ डायोड वाले क्वेश्चंस थे। पिछला जो हमने पेपर किया था उसमें डायरेक्शन ऑफ डायोड से रिलेटेड भी सवाल था। Potential difference of V produces a current of 3 ampere in a resistor. How much energy is transferred during 10 seconds? बात याद रखो, थर्मल एनर्जी होती है जो सारी ट्रांसफर होती है। आप इसको वी आई से पावर और इनटू टी करोगे तो आपके पास एनर्जी आ जाएगी। दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो 4 × 3 12 होता है, 12 × 10 120 होना चाहिए, तो डी आपका जवाब होना चाहिए 33 का। pretty स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ईजी, दिस शुड नॉट बी डिफिकल्ट एट ऑल। ओके, जनरेटर कह रहे हैं, हम आपको दिखाया है। कह रहे हैं व्हाट आर एक्स एंड वाई। अच्छा, वाई तो आपके हैं जी स्लिप रिंग्स, नॉट स्प्लिट रिंग कॉम्यूटेटर्स, और एक्स जो है वो साउथ पोल है, ठीक है, क्योंकि दूसरी तरफ नॉर्थ पोल है तो इस तरफ साउथ पोल होगा। सो डी आपका सही आंसर है 34 का। इजी क्वेश्चंस, आई मीन दे कुड आस्क मच मोर डिफिकल्ट क्वेश्चंस फ्रॉम द जनरेटर एंड अ मोटर, बट दे आर मेकिंग इट प्रीटी इजी। लाउड स्पीकर की वर्किंग, ऑल्टरनेटिंग करंट आप कॉइल में से पास करते हैं, कॉइल और मैग्नेट एक दूसरे पे ऑल्टरनेटिंग फोर्स लगाते हैं जिसकी वजह से कॉइल या मैग्नेट में से कोई एक चीज वाइब्रेट करती है बेस्ड ऑन विच वन इज फिक्स्ड एंड विच वन इज फ्री टू मूव, देन द कोन मूव्स एंड देन द साउंड इज प्रोड्यूस्ड। सो लेट्स सी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। राइट्स 4 sentences about the loudspeaker. Which sentences are correct? Let's see. नो, ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, सो ए इज गलत, वन इज गलत। द करंट इन द कॉइल प्रोड्यूसेस अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, यस, बिकॉज चेंजिंग करंट होता है, बट दिस इज नॉट अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इसलिए है ताकि करंट जो फोर्स लगे कॉइल पे वो रिवर्स होती जाए। तो कॉइल पे जब रिवर्सिंग फोर्स लगती है तो कॉइल या मैग्नेट में से कोई एक चीज मूव करती है बैक एंड फोर्थ, वाइब्रेट करती है, जिसकी वजह से कोन वाइब्रेट करती है, तो ये बात ठीक है। फोर्स प्रोड्यूस ऑन अ कॉइल, फोर्स इज प्रोड्यूस्ड ऑन द कॉइल ऑफ वायर अटैच्ड टू द कोन, ऑब्वियसली फोर्स लगती है। Coil spins around, that does not happen, it vibrates. और करंट कौन सा होता है? ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। सो इट्स 2 and 3 विच आर करेक्ट। 35 का सी है। ठीक है, आपको ऑब्वियसली जितनी भी चीज़ें हैं, लाउड स्पीकर, रिले, सबकी वर्किंग पढ़ाई हुई है डिटेल में, प्लीज़ रिवाइज दोज। देखो, जो भी चीज़ ना समझ आए, जिस चीज़ का क्वेश्चन गलत हो एमसीक्यू में, उसमें तैयारी करना बहुत आसान है। जिस चीज़ का क्वेश्चन गलत हो उसको एग्जैक्ट जाके चैप्टर, वो पूरा चैप्टर नहीं पढ़ने की जरूरत तुम्हें, उस चैप्टर का वो एग्जैक्ट सब टॉपिक जाके रिवाइज कर लोगे तो वो फौरन से तुम्हारी रेक्टिफाई हो जाएगी चीज़, ठीक है, वो फौरन से रेमेडी हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट इज गुड अबाउट एमसीक्यूज, बिकॉज देर ओनली टारगेटिंग लाइक अ नैरो पार्ट ऑफ द चैप्टर, सो यू डोंट हैव टू रिवाइज द होल चैप्टर इफ यू गेट समथिंग रॉन्ग। You get a question wrong, you can just revise the loudspeaker. If अगर आपको लाउडस्पीकर का प्रोसीजर बोला हुआ है या वट एवर समथिंग इज रॉन्ग, ट्रांसफॉर्मर गलत हुआ तो एग्जैक्ट जाके बस ट्रांसफॉर्मर पढ़ लोगे, पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो दैट्स गुड अबाउट एमसीक्यूज। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर चेंजेस 240 volts. Okay, a step down transformer changes 240 AC to 12 volts. So it's a step down transformer, 600 turns on the primary. So how many turns in the secondary? ठीक है, so that's easy.
एन एस अपॉन एन पी इज इक्वल्स टू वी एस अपॉन वी पी। ये इक्वेशन है। अगर दोनों एस ऊपर रखो या दोनों पी ऊपर रखो, जैसे इस हिसाब से कर लो। नंबर ऑफ टर्न्स ये वाले एन एस अननोन है, यहाँ पे 600 आएगा प्राइमरी के। सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स हमें नहीं पता। सेकेंडरी में जो वोल्टेज है वो 12 है, और प्राइमरी में जो वोल्टेज है वो 240 है। तो इसको रीअरेंज करें, सॉल्व करें, क्या जवाब आता है? 30। व्हाट डू यू गेट? 600 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 240, तो यू गेट 30। बी आपका जवाब होगा। आज लंबा हो गया पेपर बहुत। पेपर तो लंबा नहीं था, बस मैं खुद ज़रा लेजी होकर कर रहा था। Alpha particles are directed as a thin gold foil. Only a very small proportion of alpha particles are deflected through very large angles. We know which fact about the nuclei of gold atoms is not a conclusion of this experiment. ये तो है conclusion, तो आपने गलत वाला sentence choose करना है। What is very small? Nuclei very small is also a conclusion of the experiment. Contains protons and neutrons is not a conclusion of this experiment. तो पहली तीन statements ठीक हैं। आखिरी स्टेटमेंट जो है वो इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। ओके ओके, अब मैं पोल नहीं बना रहा, लेट्स जस्ट फिनिश दिस ऑफ। A radioactive source is emitting only gamma radiation is placed in front of a radio detector which measures the count rate. What must cause the count rate to decrease? Something made out of lead. This will cause the increase. What will cause the count rate to increase? ये तो गलत बात हो गई ना। जब आप थिक शीट को रखेंगे तो इससे तो रीडिंग डिक्रीज होगी ना, इससे तो डिक्रीज होगी रीडिंग। A strong magnetic field placed between the source and the detector. Gamma radiation is not affected by magnetic field. So इससे कोई reading में change नहीं आएगा, because the gamma photons will not change any direction. They will still keep going into the detector. So इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Radioactive source move closer. अगर आप करीब रखेंगे तो उससे भी reading में increase आएगा। This is correct. क्योंकि जो random directions में gamma radiations travel कर रही हैं वो भी आप detector के अंदर जाएंगी। Detector move further away, उससे रेडिएशन डिक्रीज करेगी। रेडिएशन नहीं, मतलब जो डिटेक्टेड रेडिएशन है वो डिक्रीज होगी। क्लियर? फ्यूजन इज ओनली वन सोर्स ऑफ एनर्जी। व्हाट इज फ्यूजन? नॉट रेडियोएक्टिव डिके। जो joining of two nuclei to make a larger nucleus is what it is। और ये जो लिखा हुआ है ये फिजन के बारे में लिखा हुआ है। Which statement is correct? Orbital speed of the earth around the sun is 2 pi diameter. No। अगर यहाँ रेडियस लिखा होता तो बात समझ में आती। 2 पाई आर अपॉन पीरियड होता है, नॉट 2 पाई डी। सर्कमफेरेंस 2 पाई आर से निकलता है ना, तो ऑब्वियसली ए गलत है। द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज एन इलिप्स। दिस इज एक्चुअली अ करेक्ट स्टेटमेंट। एक्चुअल में इलिप्स है, नियरली अ सर्कल होता है, सो बी इज डेफिनेटली करेक्ट। मून टेक्स अप्रोक्सीमेटली 1 month टू ऑर्बिट नॉट द सन, इट हैज टू बी द अर्थ। लाइट फ्रॉम द सन takes 5 minutes to reach the earth. नो नो नो, इट्स एक्चुअली 8 minutes। हमने 300 seconds याद किया हुआ है। 300 seconds याद किया हुआ है, क्या याद किया हुआ है? सेकंड्स में क्या दिया हुआ आपके सिलेबस में? 8 minutes, तो आई रिमेंबर, आई थिंक इट्स मोर देन 300 seconds। वट एवर इट इज, इट्स नॉट 5 minutes, इट्स डेफिनेटली मोर देन 5 minutes। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, बी आंसर है आपका। आपको याद करना है एक्चुअली, जो भी ये मुझे भूल गया है एग्जैक्टली, बट ये जो फिगर है ये आपको याद होना चाहिए। इट्स नॉट 5 minutes, बट वट एवर इट इज वो आपको याद होना चाहिए। 8 minutes है, बट सेकंड्स में आपके सिलेबस में कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? देख लें एक दफ़ा। यहाँ पे लिखा हुआ 500 seconds। 500 seconds।
और 8 मिनट्स। ठीक है जी, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।